नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाली 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में पार्टियों के पास बहुत ही कम वक्त बचा है, इसीलिए लगभग हर दिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश की वो 7 लोकसभा सीटें जिनकी चर्चा हर खास आम के बीच में हो रही है, ये वो 7 सीटें हैं जहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें गुना, छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल, टीकमगढ़, खजुराहो, मंडला और भिंड की लोकसभा सीट शामिल है। और इन सीटों पर दिग्गजों को गढ़ बचाने की चुनौती है। हालांकि इनमें कई सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि बीजेपी ने सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है, बस 6 सीटें जो है होल्ड पर रखी है। अब बात करेंगे हम गुना लोकसभा सीट की, तो यहां बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर होने वाले चुनावी लड़ाई पर नजरें सभी की है। यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे। हालांकि बीजेपी के जिस नेता से वो चुनाव हारे थे, पार्टी ने उन्हें इस बार उसी नेता का टिकट काटकर सिंधिया को टिकट दिया है और अपनी हारी हुई इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इस सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव सीट में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ था और पिछले चुनाव में सिंधिया के सामने बीजेपी के केपी सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था। सिंधिया करीब 1,26,000 मतों से चुनाव हार गए थे। अब सिंधिया बीजेपी से इसी सीट पर चुनावी मैदान में है, लेकिन देखना होगा कि क्या वो इस सीट पर दोबारा से जीत हासिल कर पाएंगे। और बात करेंगे अब छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की। यहां पर महाकौशल क्षेत्र की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। यहां पर 1980 से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कही जाती है और हाल यह है कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास में है। कमलनाथ ने 9 बार इस सीट से प्रतिनिधित्व किया है। कमलनाथ की पत्नी अलकानाथ साल 1996 के लोकसभा चुनाव में सुंदरलाल पटवा से यहां से चुनाव हार गई थी और फिर उसके बाद उनके बेटे नकुलनाथ ने साल 2019 में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। बता दें कि पिछले 7 दशकों में सिर्फ एक बार ही बीजेपी इस सीट से चुनाव जीत सकी है और वो था साल 1996 का लोकसभा चुनाव। और चलिए बात करेंगे हम विदिशा लोकसभा सीट की। बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को 2 दशक बाद दोबारा से विदिशा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। शिवराज सिंह चौहान इस सीट से अपना 6ठा संसदीय चुनाव लड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1991 और सुषमा स्वराज साल 2009 और 2014 के चुनावों में इस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई थी। शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र बुधनी विदिशा लोकसभा सीट में आता है और ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और इस सीट से कांग्रेस ने साल 1967 के बाद से केवल 2 बार ही, एक साल 1980 और दूसरा साल 1984 में ये सीट जीती है। और बात की जाए अगर भोपाल लोकसभा सीट की, तो इस सीट से को भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आलम यह है कि साल 1989 के बाद बीजेपी को भोपाल लोकसभा सीट पर कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इस लोकसभा सीट में भोपाल के पड़ोसी सीहोर जिले भी शामिल है। बीजेपी नेता उमा भारती साल 1999 और पूर्व सीएम कैलाश जोशी साल 2004 से लेकर 2009 तक भोपाल की लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी कि वो सांसद रह चुके हैं। और साल 19 के लोकसभा चुनावों में इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे। उन्हें मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा की नेता कही जाने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3.65 लाख मतों के बड़े अंतर से हराया था। बीजेपी ने इस बार उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काट दिया है। और इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रबाल सक्सेना सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा, लेकिन यही जानना चाहूंगा कि जिन 7 लोकसभा सीटों की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, उनमें हमने आपको बताया कि उनमें दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में है। इस बार का इन 7 लोकसभा सीटों का सियासी समीकरण कैसा है सर? देखिए मनीष, आज होली का त्योहार है। सभी हमारे श्रोताओं को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज होली का त्योहार का संयोग देखिए कि आज होली के रंगों में राजनीति की रंग भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, बावजूद इसके कि होलियारों में उत्साह है
और राजनेताओं में भी जो है जिस तरह से अभी टिकट का बंटवारा हुआ है या जो आगे भी होना है, उसको लेकर एक बड़ा जो है वो कौतूहल है। आपने बात की कि जो मुख्य सीटें हैं, तो हम बात शायद शुरू करें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका विदिशा गढ़ रहा है। पहला उन्होंने चुनाव 91 में यहाँ से जीता, फिर 91 के बाद 96 में जीता, फिर 98 में, फिर 99 में, फिर 2004 में, और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री रहे 18 साल, और फिर उनको इस बार जो है पार्टी ने 2024 में मौका दिया है। अर्थात वो 20 साल बाद फिर उसी जगह पर गए हैं जहां से वो उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। हालांकि बुधनी का उन्होंने विधानसभा चुनाव 1990 में लड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर वहां से फिर उनको लोकसभा लड़ाया गया। और ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की चुनाव लड़ चुके हैं, सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो ये जनसंघ का गढ़ माना जाता है। और यहाँ से जो है जनसंघ के समय राघव जी भाई भी चुनाव लड़े। तो यहाँ ये एक बड़ा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं जनसंघ के गढ़ में पूरी तरह से सराबोर है। बिल्कुल। तो ये यहाँ से कभी भी कांग्रेस की तरफ से एक बार प्रताप भानु शर्मा जरूर जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी उसके बाद चुनाव जीते थे। फिर हम 84 से अगर देखें, पिछले 40 साल में यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दशक से विजयी प्राप्त, मतलब 35 साल से यहाँ से विजयी। वही स्थिति सेम अगर हम देखें तो भोपाल की भी है। भोपाल में आखिरी चुनाव केंद्र प्रधान जी ने जो है 1985 में 84 में गैस कांड हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक, उसके बाद 85 में लड़ा, उसके बाद लगातार ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी कब्जे में रही। ऐसा ही इंदौर में अगर देखें तो सुषमा स्वराज जी जो हमारी स्पीकर रही और केंद्रीय मंत्री रही, उनका लंबा समय उन्होंने लगभग 10 चुनाव वहां से लड़े और जीते। तो इस तरह हम देखें तो कई ऐसे गढ़ हैं। लेकिन बात हम करें गुना की, तो गुना जो है ज्योतिराव सिंधिया जी को टिकट मिला है। पिछली बार वो कांग्रेस में थे और वो अपने ही एक साथी से पराजित हुए थे, केपी यादव से। तो इस बार पार्टी ने उन पर विश्वास किया है। और आप देखिए कि वो जो है वो उनका एक इतिहास रहा है राजघराने का। और गुना से जो है वो ज्योतिराव सिंधिया जी जो है मराठा चेहरा है और वो काफी लंबे समय से उस क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है। तो इस बार ये बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में है। बिल्कुल, लेकिन आपने सर 2 सीटों का जिक्र किया है। बिल्कुल ठीक है सर। और इसी तरह हम बात करें राजगढ़ की, तो दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, बड़ा चेहरा है और राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं। और उन्हीं का वो गढ़ है राजगढ़, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उससे पहले भी उनके भाई लक्ष्मण सिंह वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, उनके बेटे का भी वही क्षेत्र है। तो इस तरह वो पारिवारिक सीट है। और दिग्विजय सिंह तो हालांकि मना कर चुके थे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से उतारा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और एक क्षत्रिय चेहरा है और काफी लंबे अनुभव है उनको, इस समय राज्यसभा में है और एक प्रखर वक्ता के रूप में उनको इस पूरे देश में जाना जाता है। और हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी रहते हैं, लेकिन अपनी बेबाक टिप्पणी और अपना राजनीतिक कौशल के माध्यम से वो अपने विरोधियों में भी पेड़ बनाने में माहिर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में 10 साल उन्होंने सरकार चलाई और काफी अच्छा उनका प्रभाव है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने ये 2-3 सीटों का जिक्र किया है। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी ने अपनी तस्वीरें साफ कर दी है। गुना की आपने बात की, विदिशा की आपने बात की, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस कब अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। देखिए, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 29 से 28 सीटें उतारना है। एक तो उन्होंने खजुराहो की समाजवादी पार्टी को समझौते के तहत दे दी है, तो अब उनके पास में 28 सीटें हैं और 28 सीटों में वो लगभग 5 या 6 सीटें ऐसी हैं जो दमोह के लिए हम और खंडवा हुई, दमोह हुई, गुना, खंडवा हुई है ना, गुना हुई,
ऐसे 5-6 छह अभी सीटें। सीटें उनको 6 सीटों में लगभग उनको फैसला करना है। और कांग्रेस सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस दौर में ये भी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो विश्वास की, कि हम जिस प्रत्याशी पे विश्वास कर रहे हैं वो हमारी रणनीति पे कितना खरा उतर सकता है, हमारी विचारधारा से कितना प्रभावित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो, जैसा कि आपको याद होगा भागीरथ प्रसाद जी ने एंड टाइम पर एक समय जो है भिंड से अपना पाला बदला था। तो कई बार ये स्थिति में आती है। भोपाल में भी एक प्रशासनिक अधिकारी को भी इसीलिए टिकट नहीं दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर एंड टाइम पर कोई बड़ा हमला हो जाए और हादसा स्थिति बन जाए। तो कई बार जो गणित बनते हैं, राजनीति की जो उठापटक चलती है, राजनीति की जो बिछाद बिछती है, उसमें कौन सा प्यादा कहाँ रहेगा, कौन सा वजीर कहाँ रहेगा, कौन सी चाल कब चलना है, इसमें राजनीति दल माहिर रहते हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है वो मुकाबला जहां से भी है काफी रोचक है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि 28 के साथ 29 उनको करना है। और कांग्रेस को अगर के संग ये है कि उसको खोने के लिए कुछ नहीं है उसके पास में पाने के लिए ये, तो वो इस प्रकार से ये जो असमंजस की स्थिति चल रही है। लेकिन ये होली और रंगपंचमी के बाद जो है चुनाव धीरे धीरे अपने शवाब पे आएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम टीकमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांसी शहर की सीमा से लगे बुंदेलखंड क्षेत्र की टीकमगढ़ जो कि ऐसी सीट है, यहाँ अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व की गई है और प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जो कि इस वक्त इसी सीट से सांसद है, बीजेपी ने उनको चौथी बार चुनावी मैदान में उतारा है। वीरेंद्र कुमार इस सीट से 2004 से लेकर 14 और 19 में भी इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। कांग्रेस ने वीरेंद्र के खिलाफ में पंकज अहिरबार को चुनावी मैदान में उतारा है। पंकज अहिरबार कांग्रेस एससी सेल की टीकमगढ़ इकाई के फिलहाल जिला अध्यक्ष है। तो क्या लगता है सर कि जिनको राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, जो केंद्रीय मंत्री है, उनको पंकज अहिरबार टक्कर दे पाएंगे? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से वीरेंद्र कुमार एक बहुत ही लो प्रोफाइल नेता है, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो बहुत ज्यादा उनका वो नहीं है, क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। और चूंकि ऐसे वर्ग से वो आते हैं कि वहां पर अधिकांश उनकी मतदाता है और भारतीय जनता पार्टी का एक दलित चेहरा के रूप में उनकी पहचान है। और कई बार 1-2 बार विवादों में भी जरूर आए, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में ही उनकी पैठ रहती है और कभी भी मंत्री पद उन पर हावी नहीं हुआ है और ना उनके ऊपर कोई ऐसा कोई आरोप है। तो वो अपनी फिर एक बार इस बार चर्चा थी कि उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता। इस बीच उनको पार्टी ने फिर एक बार विश्वास जताया है। तो मुझे लगता है कि वो फिर इस बार कई टक्कर देने की स्थिति में है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है वो पंकज अहिरबार है। पंकज अहिरबार फिलहाल जिस पोस्ट पर है वो कांग्रेस एससी सेल के जिला अध्यक्ष हैं। एक जिला अध्यक्ष वो भी कांग्रेस एससी सेल का और एक केंद्रीय मंत्री। क्या लगता है कि ये जो टक्कर है बराबरी की है, आगे पीछे है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने कहा ना, एससी सेल का ही जिसके वो अध्यक्ष हैं वहां ही उनका जो वोटों का समीकरण है वो बड़ा दिलचस्प है। और उनकी भी वो भी बहुत लो प्रोफाइल ही है, उनके के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ सुर्खियों में नहीं रहते वो भी, और साइलेंट रह के पार्टी का काम कर रहे हैं काफी समय से। तो मैंने कहा ना वहाँ इस बार जो है वो दिलचस्प मुकाबला है। और अब ये देखना है कि आम मतदाता, आम जनता उन दोनों की नीतियां, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे कितनी अधिक सहमत है, कितना वो ये एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो उसको दूर करने में कामयाब हो पाते हैं। सब मिला के वहाँ टीकमगढ़ का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र माना जाता है, पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और जैसा आपने कहा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य की हवाएं भी वहाँ काम करती हैं और फागुन का अवसर है। तो ये सब मिला के वहां पर जो मुकाबला होना है वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है सर, अब जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, प्रदेश की जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है वो खजुराहो लोकसभा सीट भी है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि कांग्रेस ने ये सीट उनको दे रखी है। बीजेपी के जो यहाँ पर सिटिंग एमपी है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य विष्णुदत्त शर्मा को खजुराहो लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वह लगातार दूसरी बार इस सीट से 2-2 हाथ करेंगे। बीजेपी साल 2004
से लेकर इस सीट से लगातार चुनाव जीतती रही है। उमा भारती की अगर बात की जाए तो साल 1989 और 1998 के बीच 4 दफा इसी सीट से निर्वाचित हुई। साल 1999 में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी खजुराहो से चुने गए थे। और फिर अगर बात 2004 की जाए तो यहाँ बीजेपी के रामकृष्ण कुसुमरिया ने इस सीट से जीत दर्ज की थी और तब से ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। तो क्या लगता है सर कि यहाँ बीजेपी दोबारा इस सीट पर कब्जा जमा पाएगी, क्योंकि ये प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये सवालिया निशान है। देखिए, बीडी शर्मा जी जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से काम करते चले आए, जुझारू नेता के रूप में उनकी छवि थी। और वो जो है वो देखिए मुरैना से आते हैं और उधर से वो बुंदेलखंड के जो है खजुराहो से चुनाव लड़ते हैं। देखिए एक ये छोर एक दूसरा छोर है। और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश पहले महामंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं लंबे समय से, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और कार्यकर्ताओं का भी और तमाम लोगों का जमावड़ा फोकस वही है कि क्या होता है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वो एक सीट जो अभी नए गठबंधन में उनको मिलना है, हालांकि प्रत्याशी की घोषणा भी बहुत सोच समझ के हो नहीं पा रही है, लेकिन इस बीच जो है वो बीडी शर्मा कोई कार्यकर्ता बेस्ड नेता है, तो उनके संग उनका काम शुरू हो चुका है वहां पर। वो वहां के सारे फैक्टर भी इन 5 सालों में समझ चुके हैं। क्योंकि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका सीधा संवाद है। तो वहां पे क्या छवि है, क्या माइनस और क्या नुकसान है, इसको वो भलीभांति परिचित है। तो इसको लेकर हालांकि कांग्रेस ने वहां ये समाजवादी पार्टी के साथ समझौते के तहत वो सीट दी है। तो जातिगत अगर हम देखें फैक्टर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशी घोषणा होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का वहां भी गठबंधन का दिलचस्प चुनाव तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए जो है वो दो हाथ करने के लिए तैयार है, जैसा कि आपने कहा। और ये भी बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है खजुराहो पूरा। और आप जैसा आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता रही उमा भारती का भी वहाँ कार्य क्षेत्र है, कर्म भूमि रही उनकी भी। तो सब मिला के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छी जमीन तैयार की है। अब पिच तो अच्छी, अब देखना है कि बैट्समैन अच्छी बैट्समैन करता है या बॉलर अच्छे वो करता है, पर खिलाड़ी खेल वाली भावना यहाँ पर है और मैदान सबसे तैयार है। बिल्कुल। एक और सीट की चर्चा हो रही है, मंडला लोकसभा सीट की। बीजेपी ने मंडला लोकसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है। यहां बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी ने उनको इस बार विधायक का टिकट दिया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य रहते हुए मंडला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। अब एक बार पार्टी ने उन्हें इसी सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। फग्गन सिंह कुलस्ते 2009 में वो 96 के बाद लगातार इस सीट से लोकसभा चुनाव जीतते रहे। हालांकि 2009 में भी वो हारे थे और इस बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन 96 के बाद से वो लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार बसोरी सिंह मसराम ने उन्हें हराया था। कांग्रेस ने फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ में डिंडोरी से मौजूदा जो विधायक है और मंडला से वो पूर्व मंत्री रहे हैं ओंकार सिंह मरकाम, जिनकी खूब चर्चा हुई, उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसलिए इस बार इस सीट पर रोचक चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या लगता है सर आपको कि इस बार क्या ओंकार सिंह मरकाम फग्गन सिंह कुलस्ते को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं? निश्चित रूप से फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है और काफी लंबे समय से वो राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे और केंद्रीय मंत्री का भी उनके पास जो है प्रभार रहा है। इस नाते उनने अपने क्षेत्र में काफी कुछ पकड़ बनाई है। बावजूद इसके कि जो ओंकार मरकाम है वो भी एक आदिवासी बड़ा चेहरा है और 15 महीने सरकार थी कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में, उस समय वो कैबिनेट मंत्री थे और हाईकमान, कांग्रेस का हाईकमान में भी विश्वास करता है और वो भी जमीन से जुड़े नेता है। उनका जमीन पर अच्छा काम है, कार्यकर्ताओं की एक अच्छी उनके साथ अच्छी खासी फौज है और मैंने कहा ना वो लो प्रोफाइल देके जमीनी कार्यकर्ता का देके काफी शालीन काम करते हैं।
क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते अभी 2023 में ही विधानसभा का चुनाव हारे। हाँ। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, तो ये मुकाबला तो वाकई में मैं समझता हूँ कांटेदार मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि दोनों ही कम नहीं है, केंद्रीय मंत्री है और एक प्रदेश के मंत्री रहे हैं। तो ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अभी देखना यह है कि आदिवासी समाज में कौन सा पार्टी की कितनी पेट है, उस पर ये पूरा दारोमदार है। और फिलहाल तो दोनों ही जो है एक दूसरे को दो हाथ करने की स्थिति में है। बिल्कुल ठीक है सर। एक और लोकसभा सीट है जिस पर सबसे ज्यादा निगाह टिकी है, जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, वो है भिंड लोकसभा सीट। क्योंकि यहां से कांग्रेस ने इस बार के जो विधायक है फूल सिंह बरैया, और जिनका बड़ा नाम माना जाता है, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और उनका जो मुकाबला है संध्या राय से है। संध्या राय सिटिंग MP है, बीजेपी की बड़ी नेत्री मानी जाती है। क्या लगता है इस बार फूल सिंह बरैया संध्या राय को मात देंगी? देखिए, फूल सिंह बरैया काफी पुराने नेता हैं, और अगर आपको मालूम हो तो एक समय बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और उनका जो भाषण देने की शैली है बड़ी तेजाबी है, जिसकी वजह से कई बार वो कटघरे में भी खड़े होते हैं, होना पड़ता है, सुर्खियों में रहते हैं वो। बिल्कुल। और बेबाक बोलने के वो आदी हैं। और जिस तरह काफी लंबे समय बाद वो विधायक अभी बने हैं इस बार, और विधायक बनने के तुरंत बाद ही उनको लोकसभा का भी वो मिला है। दूसरा ये है कि फूल सिंह बरैया चर्चित चेहरा है, बड़ा नाम है उनका प्रदेश में। लेकिन संध्या जी भी राय अभी प्रेजेंट सांसद है वहां से, और कार्यकर्ताओं में उनके प्रति थोड़ा रोष भी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं के संग बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाती, क्षेत्र में भी वो ना के बराबर की उपस्थिति दर्ज रहती है। इसको लेकर कई बीच बीच में असंतोष की भी बातें अखबारों में सुर्खियां बनी है, आप हम सब जानते हैं। तो उनको इस बार जो है कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और जहां तक सवाल है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उनको एक बार फिर से संध्या जी को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो वहां की लोकसभा की नेता है, और इस नाते उनकी मेहनत कुछ ज्यादा है। और यहाँ भी जो है वो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। इस तरह मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल तो कुछ जगह पे, जैसे कि आपने चर्चा की मनीष जी, बड़े रोचक और दिलचस्प मुकाबले के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और फिर पार्टी का चीजें भी रहती हैं। अभी मोदी और अमित शाह और तमाम राहुल और सोनिया के तमाम बड़े नेताओं का रोड शो भी होना है, और चुनाव शेने शबाब पे आना है। बिल्कुल। तो सब मिला के हम सब इन मुकाबलों को देखेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाली 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में पार्टियों के पास बहुत कम वक्त है तैयारियों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए, और आए दिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है। इसी बीच हमने मध्य प्रदेश की वो 7 लोकसभा सीटों पर चर्चा की है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। और ये जो 7 लोकसभा सीटें हैं वो हॉट सीटों में से एक है। तो देखना होगा कि इन सीटों में कौन किसे मात देगा और किस दिग्गज का कला ढहेगा। फिलहाल ये देखना होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।